कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की जिस तरह से रेप के बाद हत्या होती है, इस मामले को पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ था। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को स्वतः ही संज्ञान ले लेता है और पश्चिम बंगाल की जो सरकार होती है उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। पूछा जाता है कि लाश आपको सबसे पहले कब मिली थी। समय बताया जाता है कि 6 बजे मिली थी और उसके बाद पूछा जाता है कि घर वाले को तुमने 3 घंटे तक इंतजार क्यों कराया। साथ ही पूछा जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने ये भी पूछा कि तुम्हारी जो लड़की है, तुमने जो लड़की है उसकी लाश को घर वालों को कब सौंप दिया था, कब सौंपा गया था, बताते हुए कि रात के 8:30 बजे के बाद आसपास हो। उसके बाद पूछा जाता है कि एफआईआर दर्ज कब हुई थी। बताते हैं कि 11:40 पर उसी रात को, यानी कि ऐसा दावा किया जा रहा था कि संभवतः भारत के इतिहास का यह पहला ऐसा केस है, शायद और किसी केस के बारे में ऐसी कोई जानकारी मिलती नहीं है कि किसी भी घटना में पोस्टमार्टम पहले होता है और उसके बाद एफआईआर बाद में दर्ज कराई जाती है। जबकि ये सही रास्ता तो सही ट्रैक से जो होता है इस तरह से होता है कि किसी की लाश मिलती है, उसके बाद फिर एफआईआर लिखी जाती है, फिर पंचनामा भरा जाता है और पंचनामा भरने के बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए लाश को ले जाया जाता है। उसके बाद जो घर वालों को सौंप दिया जाता है। यानी कि यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल की जो पुलिस होती है उस पर सावलियत निशाना लगाना तो जाहिर सी बात है तय की जा रही थी। लेकिन इसी बीच में सीबीआई पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा दबाव था। इस घटनाक्रम में असली वजह क्या थी, क्योंकि उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई थी, क्यों नहीं हुई थी, कई सवाल था। आरोपी से पूछे भी जाते हैं। इसी बीच में कई ऑडियो क्लिप भी वायरल हो जाती है। किसी ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद उसका ट्रांसलेशन करने के बाद बताया जाता है कि उस जगह पर 5 डॉक्टर होते हैं, तो कोई बताता है कि 7 डॉक्टर होते हैं, तो कभी 12 डॉक्टरों का जिक्र आता है। अलग अलग ऑडियो क्लिप, शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मामले को गुमराह करने की, इस मामले को दूसरे ट्रैक पे ले जाने की कोशिश तो नहीं की जा रही थी। लेकिन हम एक बार फिर से इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। आखिरकार जब इस घटना की शुरुआत हुई थी तो आज तक क्या हुआ, आगे क्या होने की संभावना है, क्योंकि 22 अगस्त 2024 को सीबीआई इस मामले की रिपोर्ट भी सौंपेगी कि उन्होंने अब तक अपनी क्या क्या इस मामले में कार्रवाई की। सबसे पहले मेरे तरफ से आप लोगों को नमस्कार, और अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। क्योंकि ये जो एक सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की है। कोलकाता की आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास मामला था। चौथी मंजिल पर सेमिनार हॉल होता है, जहां पर कई बार डॉक्टर आराम करने के लिए पहुंच जाते हैं, और ऐसे ही यहां पर एक चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की जो पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड ईयर की स्टूडेंट होती है वो आराम कर रही होती है। रात के लगभग 2 बजे के आसपास वो आराम करने जाती है। सुबह के एक डॉक्टर उन्हें जगाने के लिए जाते हैं कि मैडम दिन निकल गया है, आप जाग जाओ। जैसे ही डॉक्टर वहां जाता है तो जाने के बाद दरवाजा खोला जाता है तो पता चलता है कि ट्रेनी डॉक्टर सोई हुई है। जिस तरह से अक्सर लोग जब सो जाते हैं अपने चेहरे पे, अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं, इसी तरह से कुछ इसी अंदाज में ट्रेनी डॉक्टर का हाथ रखा हुआ था। वो डॉक्टर दूर से देखता है और देखने के बाद वापस लौटकर चला जाता है। उसे कुछ नहीं पता चलता है यहाँ पर रात क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसे सिर्फ चेहरा दिखता है। बाकी जो हिस्सा है, एक बताया जाता है कि कोई टेबल या किसी सहारे से वो ढका हुआ रहता है। इसके बाद फिर वहाँ पर जिससे क्या बाकी का हिस्सा नहीं दिख पाता है।
कुछ ही देर में कुछ ही दोबारा कोई कर्मचारी आता है और उसे अपनी आंखों से जो दृश्य देखा, जो पहला डॉक्टर था वो शायद इस दृश्य को नहीं देख पाता है और डॉक्टर पुनः खून से लथपथ थी। उनका जो शरीर था अर्धनग्न अवस्था में बताया जाता है कि नीचे के हिस्से पर कोई कपड़े नहीं था और ना ही वो घटना की जानकारी होती है। वो धीरे धीरे पूरी हॉस्पिटल के अंदर फैल जाती है और जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर फैलती है तो पता चलता है कि ट्रेनिंग डॉक्टर की इस तरह से हत्या कर दी गई है। बाकी किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इनके साथ रात को कोई रेप ऐसी घटना हुई थी जिसके मुंह तक बात पहुंच जाती है। उतने ही पैर उतने ही कदम चलकर सीधे सेमिनार हॉल की तरफ जा रहे थे और देख रहे थे जैसे कि अगुमन लोगों की एक आदत होती है कि पुलिस से बचने की कोशिश करते हैं, पीछे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो जाकर करीब से देखे आखिरकार हुआ क्या है। जैसे कि क्या खुद ही पब्लिक के लोग इंटिगेशन करेंगे। यहाँ जो क्राइम सीन था वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। कई लोग जाते हैं, उनके कदम के निशान भी पहुंच जाते हैं। कई लोग ऐसे भी रहते हैं जिन्होंने अपने अपने हाथों से जो सेमिनार के हॉल की जो वस्तुएं थी उन्हें भी छूने की कोशिश की थी। इसीलिए ये क्राइम सीन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। हालांकि अब ये कोई नहीं जानता था कि मामले की अभी बहुत श्रृंखला से बहुत आसानी से लिया जा रहा था। यही मामला कुछ ही देर के बाद, कुछ ही घंटों के बाद सोशल मीडिया पर तैरने लगेगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर तरह जो मीडिया होती है, अब चाहे वो देश की हो या विदेश की हो, इस मुद्दे पर चर्चा करेगी कोई नहीं जानता था। यही कारण है कि इस मामले की सूचना दी जाती है प्रिंसिपल को और प्रिंसिपल ने भी इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। बताया जाता है कि सर फोटो देखिए, इस तरह से एक घटना हुई है और इस घटना के बारे में बताया जाता है। जब डॉक्टर यानी कि जो प्रिंसिपल संदीप घोष है उस फोटो को देखकर उनकी भी आंखें खुल जाती है। उसके बाद फिर वो आते हैं यहाँ से 10:53 पर परिवार को सूचना दी जाती है कि तुम्हारी जो बेटी है वो बीमार है। और अब परिवार के जो लोग थे वो बड़े सकबका जाते हैं और सोचने लगते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि रात को 11 बजे तो बातचीत हुई थी, सब कुछ तो ठीक था, हॉस्पिटल के अंदर वो बीमार कैसे हो सकती है। उसका थोड़ी परेशानी और बढ़ जाता है। इसीलिए पिता ने एक बार नहीं कई बार फोन किया अपनी बेटी की हालत जानने के लिए कि बेटी कैसी है, ठीक है या नहीं है, क्या हुआ। उसे कई बार फोन करते हैं, तब जाकर दूसरी या तीसरी चौथी बार में जाकर फोन उठता है, रिसीव हो जाता है। फोन रिसीव होता है तो उधर से बताया जाता है कि आपकी जो बेटी है, आपकी जितनी जीवन लीला समाप्त कर ली है वो मर चुकी है। परिवार लोगों को ये बहुत सोचना, बहुत आश्चर्य में डालने वाली बात होती है। माता पिता जो आसपास के और भी लोग थे सीधा दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि अपनी बेटी को मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 3 घंटे तक उन्हें इंतजार कराया जाता है और माँ बाप अपनी बेटी से नहीं मिल पा रहे थे। अब पुलिस और कुछ सूचना दी जाती है। प्रिंसिपल या स्टाफ के जो लोग थे वो एक क्या खिचड़ी पका रहे थे, वो शायद उनके दिमाग में क्या चल रहा था। इस मामला को अगर हॉस्पिटल से बाहर जाएगा तो बहुत सारी बदनामी होगी, इसलिए कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। यही बात थी कि सेटलमेंट की बात जो थी शायद सामने आती है और जो सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो जाती है, लेकिन परिवार वाले को बेटी से बहुत बेहतहा मोहब्बत होती है। यही कारण है कि उन्होंने इस बेटी से मिलने के वाले मुआवजे को भी ठुकरा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी है इस मामले की जांच करिए, निष्पक्ष जांच कीजिए, इकलौती बेटी है, अब क्या कर सकते हैं। उनका जो था सब कुछ खत्म हो गया, समाप्त हो गया, ऐसी बातचीत होती है। उसके बाद फिर पुलिस जब दबाव पड़ता है तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खखेलना स्टार्ट कर देता है और सीसीटीवी कैमरे में खखेला जाता है तो पता चलता है कि उस सेमिनार हॉल के बिल्डिंग के इर्द गिर्द चारों तरफ 2, 4, 5, 6 लोग आ जा रहे थे। तभी पुलिस को लगा कि मामले की जांच करनी चाहिए और मामला पश्चिम बंगाल की सरकार तक पहुंच जाती है और SIT गठन कर दी जाती है। देखा जाता है कि यहाँ पर पुलिस वाली इन
एसआईटी की टीम पहुंचती है, जाकर देखती है तो लाश के पास उन्हें एक ऐसा वस्तु मिलती है जो ब्लूटूथ होता है, जो अक्सर लोग मोबाइल में लगाकर अपने गले गाने सुनते हैं या फिर बातचीत करते हैं, उसका मिलान किया जाता है। तो एक व्यक्ति होता है जिसका नाम संजय राय होता है, जो कि कोलकाता की पुलिस कल्याण बोर्ड का एक सिविक वॉलंटियर हॉस्पिटल के अंदर अक्सर आना जाना होता है। सीसीटीवी कैमरे भी दिखाई जा रहे थे, उसका एक मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है। जब उसके कैमरे की वहां से हो रहा था तो वहां से जांच की जाती है, पड़ताल की जाती है। तब उसके बाद उसके शूज़ को जो होते हैं, जूते होते हैं, उस पर ब्लड के निशान पाए जाते हैं। महिला डॉक्टर क्या पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि मुंह से भी खून निकल रहा है, आंखों से भी खून निकल रहा है, प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा है। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर 16 गंभीर चोटें आई थी। इनमें से गर्दन की हड्डी भी टूट जाती है, उंगली भी गंभीर हो जाती है, चोट के निशान थे। उसकी जो टांगे थी वो भी, साथ ही कुछ ऐसी गंभीर चोटें पाई जाती है जो ब्रूटल के ये सीन होता है। इतना हैनिस तरीके से इस क्राइम को अंजाम दिया जाता है, जो पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही थी। पुलिस को यह मामला 9 अगस्त 2024 को मिलता है। 10, 11, 12, 13 अगस्त तक पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। हाई कोर्ट कोलकाता ने इस मामले को संज्ञान ले लिया, और संज्ञान लेने के बाद संज्ञान इसलिए लिया जाता है क्योंकि याचिका दायर की जाती है। परिवार की तरफ से उनसे बताया जाता है कि मामले को कहीं ना कहीं पुलिस इस गंभीरता से नहीं ले रही है, और इस रीजन से बहुत सारे तहकीकात किए जाते हैं। फिर वजह फिर बताया जाता है। फिर उसके परिवार वाले और भी गंभीर तरीके से एक दूसरे के साथ मतलब जाते हैं। उसके बाद इस मामले को कहीं ना कहीं पुलिस गंभीरता से लेती है, और चाहे कोलकाता की पुलिस हो या दिल्ली की पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, महाराष्ट्र को हो या बिहार की हो, मध्य प्रदेश को हो, राजस्थान की हो, किसी भी प्रदेश की पुलिस को वह हर मामले को शुरुआत को ऐसे ही लेते हैं। उसे यह मालूम नहीं होता है कि कौन सा मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। यही कारण है कि पुलिस ने इस मामले को इतनी आसानी से लिया। यही कारण है कि पुलिस ने उसकी कोई डायरेक्शन नहीं दिए। यही कारण है कि जो हॉस्पिटल के प्रिंसिपल होते हैं उन्होंने कई डायरेक्शन नहीं दिया। भाई, इतना बड़ा मामला है, किसी को भी कमरे के अंदर जाने का दिया जाए या नहीं दिया जाए, किया जाता है। उसके बाद फिर डायरेक्शन मिल जाता है। प्रिंसिपल जो होते हैं उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दिया। उसके बाद क्राइम सीन को पूरी तरह से बिगाड़ के रख दिया गया। अब 14 तारीख को सीबीआई के इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है। अभी पुलिस ने जो एसआईटी ने जांच पड़ताल की थी, उनमें संजय राय की ऐसा अभिव्यक्त हुआ, ऐसा आरोपी जो था पाया जाता है कि जिसके बाद उससे पूछताछ की जाती है और स्वयं ही कबूल कर लेता है कि हाँ जी, मैंने इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल संजय राय जो कि है वो शंभुनाथ पंडित रोड पर रहने वाला व्यक्ति होता है। 5 अगस्त 2024 को ये एक सलवर जगह लगती है, वहाँ जाता है और कहीं ट्रेनिंग या बैठक वगैरह में भी ये 8 तारीख को वहाँ से लौट के आता है। वहाँ से लौटने के बाद इसके ही एक साथी होता है जो कि सिविक वॉलंटियर होता है। उसके परिवार का कोई एक रिश्तेदार था जो आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, और ये दो बार चक्कर लगाता है, और एक बार तो अपने दोस्त के एक रिश्तेदार को देखने के लिए, दूसरा फिर किसी और व्यक्ति को देखने के लिए जाता है, क्योंकि अक्सर वह हॉस्पिटल के अंदर ही रहता था। मरीजों को लाना ले जाना शायद वो पुलिस का जो काम करता था, लेकिन यह भी बताते हैं कि ये पैसे के लिए कुछ भी काम करता था। अब यहाँ अपने दोस्त के साथ वो सीधा कहता है कि भाई चलो कहीं चलते हैं, यानी कि वो जाता है रेड लाइट एरिया में, कोठे पर जाता है किसी के यहाँ वैश्य के पास जाकर। पहले तो एरिया होता था सोनागाछी, वो वहाँ जाता था अपने दोस्त के साथ। वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ अंदर उसके रेड लाइट एरिया में नहीं जाता था, लेकिन उसका जो दोस्त होता है वो अंदर जाता है और थोड़ी देर रुकने के बाद वापस चला जाता है। दूसरी जगह लगती है चेतला में वैश्यवृत्ति का काम होता था। यहाँ भी एक रेड लाइट एरिया है। यहाँ जो उसका सिविक वॉलंटियर दोस्त होता है संजय राय, वो जाता है और जाकर फिर वापस लौटकर आ जाता है। यानी कि संजय राय नहीं
ऐसी जांच पड़ताल में सामने आया। लेकिन जब ये वापस आ रहा था, रास्ते में एक महिला मिलती है। उस महिला की तरफ देखने से अश्लील फतिया कसना शुरू कर देता है और ये समझ रहा था कि शायद ये भी कोठे पर काम करने वाली कोई वेश्या होगी। लेकिन उस लेडीज ने इसे झाड़ दिया और इसे कुछ उल्टा सीधा जवाब दे दिया। तब वो शांत हो जाता है और यहाँ से वापस हॉस्पिटल आता है। दोनों दोस्त एक ऐसी जगह तलाश करते हैं जहाँ पर बैठ के इम्तिहान से आराम से शराब पी सकते हैं। आराम से बैठकर शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद जब वो सिविक वॉलंटियर, इसका दोस्त होता है संजू राय, वो चला जाता है, लेकिन ये अकेला रहता है। अब इसे हॉस्पिटल में कहीं भी जाने की परमिशन भी थी, कहीं कोई रोकने वाला नहीं था। इसको चौथी मंजिल पहुंचता है और इत्तेफाक से उस सेमिनार हॉल के अंदर चला जाता है। वहां जाने के बाद देखता क्या है कि लेडी डॉक्टर जो होती है, ट्रेनी डॉक्टर, आराम करती हुई मिलती है, सोती हुई मिलती है और वहां जाता है। उसके साथ इसने जो किया वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम अखबारों, तमाम टेलीविजन पर जो एक रिपोर्ट आती है, जो कि जिस तरह से उन्हें मारा पीटा गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, सीबीआई उससे पूछताछ कर रही है। ये अपने सवालों के जवाब में ये कह रहा है कि साहब मुझे नहीं मालूम था कि उसका बलात्कार कर रहा था, वो जिंदा थी या मर थी, क्योंकि उसको इतनी बुरी तरह से बताता है कि उसको गर्दन भी, जैसे वो चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, उसे बहुत ज़्यादा ताकत से साथ उसको पकड़ लिया जाता है और यही कारण है कि उसकी हड्डी टूट जाती है। और ये बॉक्सर होता है, ट्रेड बॉक्सर होता है, कोई महिला, क्योंकि वैसे भी डॉक्टर पढ़ी लिखी लेडी है, ताकत है, कोई मामला है नहीं बताता है। इससे जिस तरह से उसके साथ जबरदस्ती की होगी, उन्होंने विरोध किया होगा, उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश की होगी, जिस तरह से उन्होंने अपनी बॉक्सिंग का सहारा लिया होगा, जाहिर सी बात है उससे पता ही चल जाता है। लेकिन ये सब होता है और ये देश इस मामले में पल पल की नज़र बनाए हुआ है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। पहले तो इस मामले का कोई हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक याचिका माध्यम से, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने संजय लिया और संजय लिया के बाद जानना चाहता है कि आखिरकार पुलिस ने क्या जांच पड़ताल की है। हालांकि 22 अगस्त 2024 को सीबीआई को अपनी रिपोर्ट देनी है, उनसे यह क्या क्या कार्रवाई की है। लेकिन जब सवालों को घेरे में पश्चिम बंगाल की सरकार होती है, वो उनसे जो वकील होते हैं उनसे सवाल किया जाता है कि लाश मिली कब थी। बताते हैं 6 बजे लाश मिली थी। अच्छा, तो पोस्टमार्टम कब कराया गया था? तो बताया जाता है कि पोस्टमार्टम 2 से 4 बजे के आसपास तक, 1-2 घंटे के आसपास पोस्टमार्टम होता है। सवाल यह भी किया गया था कि जब माँ और पिताजी उसको अपनी बेटी से मिलने के लिए आते हैं तो 2-3 घंटे तक उन्हें बैठा के रखा जाता है। क्या मनसा थी, क्या मनसा नहीं थी? अपनी जो प्रिंसिपल साहब होते हैं, उन्होंने अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया तो उन्हें इतनी जल्दी चार्ज लेने की जरूरत क्या थी? जब इस तरह के सवाल किए जाते हैं, साथ ही यह पूछा जाता है तो परिवार की, उनकी जो बेटी थी कब सौंपी गई, यानी कि जो पोस्टमार्टम हो जाता है तो उसकी लाश को कब सौंपे जाता है। बताते हैं कि 8:30 बजे के आसपास सौंप दिया जाता है। अब एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो एफआईआर के बारे में बताया जाता है कि 11 बजे के बाद, यानी कि 9 अगस्त 2024 की रात 11:45 पर एफआईआर, पहले उन्होंने एक साधारण से एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, ऐसा उन्होंने दावा किया। लेकिन जो मुख्य एफआईआर दर्ज थी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद दर्ज की जाती है। यहीं पर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जो पुलिस होती है, पश्चिम बंगाल की जो भी एसआईटी होती है, उस पर सवाल उठने लगती है कि ऐसा दावा किया जा रहा था कि संभवतः भारत के इतिहास के यह पहला ऐसा मैटर है जिसमें लाश मिलती है, पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। जबकि इसके उलट होता है, एफआईआर पहले होती है, पंचनामा पहले भरा जाता है, तब जाकर पोस्टमार्टम होता है। लेकिन यहाँ सब उलट पुलट हो रहा था। कोई नहीं जानता था कि मामला इतना हाईलाइट होगा। सीबीआई मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 14 तारीख को मामला लिया गया था। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, आज जो तारीख है आपका 22 तारीख है, आज जो मैं ये कहानी को सुना रही हूँ। लेकिन सीबीआई ने जो इस मामले में अभी 8 दिनों में अपनी जांच पड़ताल की है,
तो उसकी पहला मुखी आरोपी है संजय राय, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसने स्वयं ही स्वीकार कर लिया कि उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। दूसरा जो है संदीप घोष होते हैं, जो इस आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, जिन्होंने नैतिकता के आधार पर बताते हैं कि ये इत्तेफाक इस्तीफा दे दिया गया है, लेकिन उन्होंने नैतिकता पब्लिक मिक्स सिंपैथी हासिल करने के लिए, जबकि ये मामला जो है वो उस पर लड़की से उसके पास आने पर कम से कम 2-2.5 घंटे का समय जो होता है वो खुद लेते हैं पुलिस के पास वो सूचना देने में, हाई कोर्ट लेने में। साथ ही कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जो इस मामले को दबाना चाहते हैं। यही कारण है कि अपनी जो अधीनस्थ होते हैं, जूनियर होते हैं, उन पर कहीं ना कहीं प्रेशर था, दबाव था। यही कारण था कि पुलिस तक ये सूचना टाइम से नहीं पहुंच पाती है। हालांकि अभी सीबीआई जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी निकलेगा, जाहिर सी बात है जिसमें 90% जांच हो, एसआईटी कर चुकी है, कोलकाता की पुलिस कर चुकी है और वही जांच है। बाकी 10% की जो जांच है सीबीआई ने 22 अगस्त 2024 को सब सामने आ ही जाएगा। साथ ही पोलोग्राफी टेस्ट कराने की बात आई है। संजय राय की पोलोग्राफी करने की मतलब यही है कि जो इसने अभी तक बोला है, कितना सच बोला है, कितना झूठ बोला है, क्या नहीं है, इस बात की पूरी जानकारी इसके बाद सीसीटीवी कैमरे में जो भी होते हैं दिखाई देते हैं, वो एक ही व्यक्ति का किया होता है, दिखाई देता है। संजय राय वही निकलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद कोई सीसीटीवी कैमरे पर कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में तो ये पता चलता है कि इस पूरे मामले में संजय राय है। लेकिन जिस तरह सीमन की बात कही आती है कि 151 mg सीमन मिला है, उसमें से कई ज्यादा पुरुष भी हो सकते हैं। साथ ही जो ऑडियो क्लिप है वो वायरल हो रही है, जिससे बताया जाता है कि 4 डॉक्टर एक महिला के साथ खाना खाते हैं, उसके बाद फिर उसके साथ ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ मारपीट करते हैं और बहुत बुरी तरह से ये नशे की हालत में होता है। संजय राय जो उसको अंदर जाने दिया जाता है कि तुम जाकर कुछ भी करो, ये सब कहानी। फिर दूसरी कहानी भी आती है कि सामने की 7 डॉक्टर की ऑडियो क्लिप के बारे में बताया जाता है, कभी 12 डॉक्टर की ऑडियो क्लिप के बारे में बताया जाता है। तो 12 डॉक्टर के अंदर आते हैं और उनके साथ ऐसा क्या करते हैं, वैसे करते हैं। लिखने वालों ने बाकायदा सीबीआई की टेट पे भी लिखा है, इस मामले में जो चल रहा है, इस मामले में जो भी हो रहा है, इस पूरी जानकारी को अच्छी तरह से खखोला जाएगा और हमें एक मामला और भी पता चलता है। 2008 में हुआ था उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में आरुषि हत्याकांड। आपको याद होगा कि पुलिस ने किस तरह से शुरुआत में इस मामले की बड़ी सिलसिला से साथ लिया था, गंभीरता से नहीं। जिस साइंटिफिक तरीके से इस मामले की जांच करनी थी, जिस तरीका से एक एक सबूत को जुटाना था, उस उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आरुषि हत्याकांड से इस मामले की जांच पड़ताल नहीं की थी, सही से नहीं कर पाई थी। तो कभी भी लगता है कि माता पिता की इस लड़की की हत्या की थी और कभी लगता है कि किसी ने हत्या की थी, कर दी थी। लेकिन ये मामला जो है आज भी कहीं ना कहीं एक पहेली बना हुआ है, अनसुलझा सा दिखाई देता है। जिस तरह से अब आगे भविष्य में क्या होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, उस पूरी मामला ट्रेनी डॉक्टर का कहीं है, आरुषि हत्याकांड की तरह तो नहीं किया जा रहा है। पता चलेगा संजय राय के उसके साथ कितने लोग थे, कितने लोग नहीं थे, किसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था, कौन कौन इसके पीछे थे, क्या क्या चीजें थे, इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या धैर्य था प्रिंसिपल का, क्या धैर्य था, बाकी डॉक्टरों ने कितने सारे इसमें राज हैं, क्या